आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। एसपीओ और पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद पुलवामा जिले में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जिले के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में मिलिटेंटों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम तैयार है, चल रही है। और मुहिम में राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 2 बटालियन के जवान, एसओजी और 23 पारा के दस्ते भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक तलाशी मुहिम लासीपोरा, अरमूला, अलीपोरा, गरबुग, नौपोरा, हाजदारपुरा और अच्छन इलाके में चल रही है। तो आपको बता दें कि कल ही 3 एसपीओ का कत्ल कर दिया था दहशतगर्दों ने, और उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में सर्च मुहिम शुरू कर रखी है और मिलिटेंसी से इलाके को निजात देने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके बाद बौखलाए मिलिटेंट्स सीधे तौर पर पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं और अब सिक्योरिटी एहलकारों ने मोर्चा संभाल लिया है और मिलिटेंटों की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पुलवामा से, जहां पर इन दिनों जबरदस्त तरीके से मिलिटेंटों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि इलाके में काफी मिलिटेंट सरगर्म हैं, लेकिन लगातार ऑपरेशन के तहत इनका खात्मा किया जा रहा है या फिर इन्हें सरेंडर कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई और गवर्नर रूल के बाद इस मुहिम में बेहद तेजी के साथ काम किया जा रहा है। तो एसपीओ और पुलिस एहलकार की शहादत के बाद पुलवामा जिले में बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जिले के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में इस वक्त मिलिटेंटों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। इनमें राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 2 बटालियन के जवान, साथ ही एसओजी और 23 पैरा के दस्ते भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक तलाशी मुहिम लासीपुरा, अरमूला, अलीपोरा, गरबूग, नौपोरा, हजदारपुरा और अच्छन इलाके में चलाई जा रही है। तो ये वो इलाके हैं जहां खास तौर से मिलिटेंट एक्टिव रहते हैं और इन पर अब कार्रवाई शुरू की जा रही, क्योंकि मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एक तरह से जब्त करने की ताकत थी उसे चैलेंज किया है। 3 एसपीओ को कल मिलिटेंटों के जरिए मार डाला गया, उनके गांव से उनको अगवा किया गया और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस साफ तौर पर कह रही हैं कि अब इस पूरे हरकत का दहशतगर्दों की बदला लिया जाएगा और सियासी जमातों के लीडरान ने भी और तमाम आला अफसरान ने भी कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा इस काम को अंजाम देने वाले को। रियाज नायकू इसका नाम सामने आ रहा है। ये बेहद खतरनाक दहशतगर्द है जो कि इलाके में एक्टिव है। इस वक्त सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से, उनसे बात करेंगे। जी, पुलवामा में जिस तरह से 3 एसपीओ का कत्ल किया गया मिलिटेंटों के जरिए, उसके बाद अब सैयद तजम्मुल हमारे साथ लाइन पर शायद नहीं है, उनसे राब्ता टूटा है। हम दोबारा उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे इस खबर पर। तो लासीपुरा, अरमूला, अलीपुरा, गरबूग, नौपुरा, हजदारपुरा और अच्छन इलाके में यह मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क के जरिए जो शय मिलती है दहशतगर्दों को, मिलिटेंटों को जो ताकत मिलती है, जो हथियार फराहम कराए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर ये लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर बल्कि कई बार कश्मीरियों को भी ये लोग निशाना बनाते हैं। किसी को भी मिलिटेंट नहीं बख्श रहे हैं। मिलिटेंसी से पूरा इलाका मुतासिर है, लेकिन अफसोस कि कुछ लोग मिलिटेंट्सों के बहकावे में आकर के इनके बचाव में भी सामने आ जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पत्थरबाजी भी करते हैं। उनसे भी सख्ती से निपटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी से आजाद कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। यही वजह है कि बौखलाए मिलिटेंट्स और पड़ोसी मुल्क जो कि इन्हें ट्रेनिंग और हथियार फराहम करता है वो भी बौखला गया है। कुपवाड़ा के टंगधार इलाके में मुस्तैद जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आर्मी जराये के मुताबिक जामगुंड में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजों की आहट मिलते ही चौकन्ना हो गई। फौरी कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों को पसपाई अख्तियार करनी पड़ी। मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग के बाद इजाफी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
तो कुपवाड़ा में भी तंगधार सेक्टर में मुस्तैद जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आर्मी जराये के मुताबिक जामगुंड में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजों की आहट मिलते ही चौकन्ना हो गई सिक्योरिटी फोर्सेस और फौरी कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों की पसपाई अख्तियार करनी पड़ी। मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग के बाद इजाफी नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। तो दरअंदाजी बड़े पैमाने पर कराई जाती है पड़ोसी मुल्क के जरिए, हालांकि इसमें काफी गिरावट आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से सख्ती बनाकर रखी हुई है बॉर्डर पर। और इस वक्त हमारे साथ एजाज मंजर हमारे रिपोर्टर कुपवाड़ा से फोन लाइन पर है, उनसे बात करेंगे इस खबर पर। जी एजाज, जानना चाहेंगे आपसे मिलिटेंटों की दरअंदाजी को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? इमरान, बात करें सुबह कुपवाड़ा की टंगधार का फैक्ट्री जो ईगल पोस्ट के नजदीक आलू से पड़ता है, वहाँ 20 के रेजिमेंट है। कुछ दरअंदाज इस पर लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाबी कार्य में फौजियों ने फायरिंग का तबादला कुछ देर तक जारी रहा। फिर लगभग 2 बजे के बाद फायरिंग बंद हुई, पूरे इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन सफल भी जारी है। जी, जानना चाहेंगे आपसे, बड़े पैमाने पर यहां से मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराई जाती है पड़ोसी मुल्क के जरिए ट्रेनिंग देकर के, हथियार फराहम करा करके, और क्या इसमें कुछ कमी आई है पिछले दिनों में सख्ती के बाद? अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में इसमें बहुत कमी आई है। जी मैम, शुक्रिया एजाज मंजर इस पूरी जानकारी के लिए आपका कुपवाड़ा से। इधर कारगुजार डीजीपी दिलबाग सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती पुलिस के ऑपरेशन से मिलिटेंट बौखला गए हैं। जी मीडिया को दिए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालिया कामयाब ऑपरेशन के पेश नजर मिलिटेंट और उनके आका घबरा गए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वादी में सारी डिस्टर्बेंस सरहद की दूसरी जानिब से स्पॉन्सर की जा रही है। एसपीओ के इस्तीफे की खबर को उन्होंने बेबुनियाद और अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा है कि रियासत में हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। सियासी अमल में दखलंदाजी और अखलंदाजी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दिलबाग सिंह जी, सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एनकाउंटर जो बांडीपुरा में हुआ उसकी क्या डिटेल्स हैं और कितनी बड़ी सक्सेस है? आज जो बांडीपुर का एनकाउंटर है, हमारे हिसाब से जो असेसमेंट है, ये लोग लगता है ताज़ा ही ग्रुप पार से निकल के आया था। ये 5 का ग्रुप है और लश्कर का ग्रुप है, और पाकिस्तान से ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन जो है उसके संकेत हैं इसको लेकर के। और ये ग्रुप ऑब्वियसली जो जहाँ का इस वक्त अमन अमान की स्थिति जो पहले से बेहतर हो रही है उसको डिस्टर्ब करने की नीयत से ही सर्टनली जो ग्रुप इसको लॉन्च किया गया। चंद दिन पहले आपने देखा होगा जम्मू में जो जैश का ग्रुप आया था, झज्जर कोटली जम्मू के एरिया में जो न्यूट्रलाइज हुआ, वो भी हीरानगर की बेल्ट से क्रॉस करके आया था। तो मसलसल पार से कोशिशें हैं कि नए से नए ग्रुप जो हैं वो जहाँ पर लॉन्च किए जाएं, और जहाँ पर जो अमन अमान की फ़ज़ा जिसको और कंसोलिडेट करने की कोशिश हर लेवल पे हो रही है उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसके साथ ही आपने साउथ कश्मीर में देखा होगा कि वहाँ भी पिछले हफ्ते 5 जो हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप जो हैं उनका एनकाउंटर में उनका वहाँ पर जान गई, और वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो अवाम के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ थी, जो बाकी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ थी, उसमें शामिल थे। आज मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े अच्छे एनकाउंटर, बड़े अच्छी जो कामयाबियाँ फोर्सेस को, पुलिस को हासिल हुई हैं, उसके चलते एक किस्म का हताशा जो है वो मिलिटेंट रैंक्स में है, और उसी हताशा को अलग अलग तरीके से ये जाहिर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कल साउथ कश्मीर में देखा, एसपीओज को मार्टर किया गया और उसके बाद काफ़ी खौफ हिरास में कुछ रिजिग्नेशंस भी अपलोड हुए, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ इस तरह की हरकतें इन्होंने ज़मीन के ऊपर करने की कोशिश करी है जिसमें पब्लिक के अंदर और लोअर रैंक्स के अंदर डर खौफ पैदा करने की कोशिश करें। मगर कल भी हमारे सब ऑफिसर मौके पर थे। कल उनकी शहादत के बाद आईजी कश्मीर मौके पर गए थे और लोगों से मिले थे, फैमिली के साथ भी सिम्पथी ज़ाहिर करी थी, और हमारे हिसाब से हमारी फोर्स बड़ी मजबूती से खड़ी है और हमें किसी तरह का कोई खदशा नहीं है। अगर कुछ छोटा मोटा किसी तरह का इस तरह का इंसिडेंट कहीं कोई डरो खौफ में हुआ होगा, सामने आया होगा, तो उसकी अभी ऑफिशियल तौर पे हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जी साहब, चुनावों का माहौल है और बाकी जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सक्सेसफुल एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसे में लगता है आपको कोई साजिश है पार से कि जो यहाँ इस माहौल को बिगड़ाया जाए? कौन है इस साजिश के पीछे, क्या इनपुट से?
देखिए, बड़े स्ट्रॉन्ग इनपुट्स अवेलेबल हैं जिसमें इनको डायरेक्शंस पास ऑन की जा रही थी कि जहां कर ये डर और खौफ का माहौल पैदा करें। आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स को जाकर के उनका इंटरव्यू लेना, उनको धमकाना, उनको ये कहना कि आप ये बताइए कि आपका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद ब खुद किए जाने वाली एक्टिविटी नहीं है जब तक वो बड़ी साजिश का हिस्सा ना हो। तो हम समझते हैं कि इस तरह की साजिश इस वक्त चल रही है कि जहाँ पर जो अमन व अमान की कंसोलिडेशन के साथ साथ जो जहाँ तरक्की की राह हमवार हो रही है, जिसमें लोगों को ग्राउंड की लेवल पे, सतह के लेवल के ऊपर लोगों की पार्टिसिपेशन की बात चल रही है, तो जरूर लगता है कि इस तरह की कोशिश है कि इस डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस जो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है उसको डिस्टर्ब करें। बट हमारी एफर्ट अपनी तरफ से रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा जो सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट है उसको ग्राउंड पे मेंटेन करें। आपको लगता है ये साजिश सीमा पार से रची जा रही है? कुछ ऐसे इंडिकेटर्स तो हैं जो ये बात जाहिर करते हैं, बाकी चीज़ें हमारी वेरिफिकेशन का हिस्सा है। बट बड़ी बात यह है कि जितने मिलिटेंट आउटफिट में इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे पार के स्पॉन्सर्ड हैं, पार से ट्रेन होके आए हैं। लश्कर और जैश डायरेक्टली पाकिस्तान से कंट्रोल होती है, तो उससे तो बड़ा साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये साजिश छोटे लेवल की नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी सवाल सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? जो पंचायती चुनाव है या फिर पंचायत घर जलाए गए हैं, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रहेगी? कितना स्ट्रॉन्ग है होल्ड सिक्योरिटी ग्रिड का? हम लोग सब एरियाज में अपनी जो डिप्लॉयमेंट उसकी स्तर बढ़ा रहे हैं और विल बी मेकिंग ऑल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स। थैंक यू। तो रियासती पुलिस और वजारत दाखिला की तरदीद के बावजूद सोशल मीडिया पर एसपीओ की नौकरी छोड़ने के वीडियो मुसलसल अपलोड हो रहे हैं। जराये के मुताबिक अब तक 3 दर्जन से ज्यादा एसपीओ नौकरी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अपलोड वीडियो में सभी एसपीओ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। वाज़ेह है कि दहशत गर्दों की मुबैना धमकी के बाद इसमें तेजी आई है। रियासती पुलिस का कहना है कि शरपसंद अनासिर इस प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि एसपीओ की कारकर्दगी का हर साल तज्जिया किया जाता है। इधर बांदीपोरा में 24 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मिलिटेंटों को हलाक करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वाज़ेह है कि यह एनकाउंटर सनीचर की और जुमे की जो दरमियानी शब है उसमें शुरू हुआ था। सभी मिलिटेंटों की लाश को जिला पुलिस इंतजामिया के हवाले कर दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकूअ से बड़ी मिकदार में असलहा और गोले बारूद बरामद किए थे। A speculative search operation was launched in Shok Baba forest of Bandipora, where suspected movement was noticed. After that, the next 2 days, a large-scale operation by the Army, Jammu Kashmir Police and the CRPF was launched. And with grave risk to our security forces, over a period of 2 days, we were finally able to eliminate 5 unidentified terrorists. And a lot of warlike stores were recovered from them. That is placed here. और गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी के 17 वार्डों के लिए होने वाले इंतखाब के लिए जिला इंतजामिया जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इंतखाबी अमल बआसानी मुनक्किद हो, इसके पेश नजर जिला इलेक्शन ऑफिसर पीयूष सिंगला ने 4 रिटर्निंग ऑफिसर और 8 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तकर्रुरी की है। वाज़ेह है कि गांदरबल में आखिरी मरहले यानी कि 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन के बाद यहां 24 सितंबर से पर्चा नामजदगी शुरू होगा। पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख अक्टूबर है, जबकि विड्रॉल की 5 तारीख है वो 5 अक्टूबर है। डीईओ की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर और ज़ाब्ता अखलाक का सारा मामला एडीडीसी के ज़ेरे निगरानी होगा। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वार्ड मेंबर के लिए पर्चा नामजदगी का अमल में तेजी आने लगी है और डीईओ ऑफिस में आज आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवारों ने भी पर्चा दाखिल किया। इन उम्मीदवारों का कहना है कि कामयाबी की सूरत में वो इलाके की तरक्की के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पर्चा नामजदगी की तारीख करीब आने के साथ ही उम्मीदवारों की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। हामियों के हमरा ये वार्ड नंबर 35 और 36 के आज़ाद उम्मीदवारों का काफिला है। पर्चा नामजदगी के लिए ये काफिला जिला इलेक्शन ऑफिस की जानिब जा रहा है। रास्ते में उम्मीदवार राय दहंदगान से मिलकर खुद को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। सबका ये दावा है कि इलाके की तरक्की उनके जीतने के बाद ही होगी। सेशन में ये बोले थे, जो हमारे विधायक थे आए थे, मैंने उनके सामने बोला, उन्होंने बोला 50 लाख रुपए लगाया, जहां 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लगाया है। और 50 लाख रुपया लगाया होता तो आज हमारा जो है मॉडल वार्ड बना होता। ये लोग डेवलपमेंट के लिए निकलते नहीं है, कहते दूसरा आदमी आए,
ये हवाई जहाज से उड़ के आते हैं, टिकट लेते हैं। ये चीजें इनकी, और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कराएंगे हम। जम्मू में 8 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सियासी जमातों में यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी हिस्सा ले रही है। मेयर के ओहदे के लिए इन्हीं पार्टियों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन वार्ड मेंबरान के लिए उन्हें आजाद उम्मीदवारों के चैलेंज से भी जूझना होगा। बीजेपी उम्मीदवार भी इलाके की तरक्की का वादा कर रहे हैं। वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सफाई, जितनी भी कोई लेन ड्रेन, जो भी समस्या मेरे ध्यान में आएगी मैं सबका उनका निर्वाहन करूंगा, सबका निवारण करूंगा। बीजेपी खेमे में टिकट के लिए काफी मार मची हुई है। कुछ नाराज मेंबरान आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए पर तौल रहे हैं। सीनियर लीडर इस बहरान को खत्म करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम अपने सोर्सेज और उनके साथ रिलेशन है, हमारे ही कार्यकर्ता रहे हुए हैं, प्यार से समझाएंगे कि आखिर क्लेमेंट सब होते हैं, क्लेमेंट 10 भी लोग क्लेम करते हैं, मिलता तो एक को ही है, और एक के हक में बाकियों को काम करना चाहिए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा 75 वार्ड और 4 लाख वोटर्स हैं। 25 सितंबर को पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख है। अगले दिन यानी 26 सितंबर को पर्चे की जांच होगी। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहें वो 28 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। उधर पुंछ में भी पर्चा नामजदगी का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है और शुरुआती 2 दिनों के इंतजार के बाद उम्मीदवार अब अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर के बरखिलाफ जम्मू खित्ते में बल्दिया और पंचायती इंतखाब को लेकर काफी जोश और खरोश है। पुंछ जिले में 2 म्युनिसिपल काउंसिल हैं। पुंछ में जहां 17 वार्ड हैं, वहीं सूरनकोट में 13 वार्ड हैं। जिला टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में वाक़ इलेक्शन ऑफिस में 9, 10, 11 और 12 नंबर वार्ड के आजाद और मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इनमें कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भी शामिल थे। जम्मू की ही तरह पुंछ जिले में भी पहले मरहले यानी 8 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। जिस तरह की चाहे वो पानी की हो, बिजली से लेके कोई रिलेटेड हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी काम जो हमारे इख्तियार में आएगा, हम पूरी बढ़ चढ़ कर यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी वार्ड को ऐसा बनाएं ताकि जहां जब भी कोई बाहर से लोग आएँ उनको ये लगे कि ये वार्ड में जो है वो एक होनेस्ट पार्टी या होनेस्ट जो है वो वर्कर किसी पार्टी का काम कर रहा है। इस तरह से हम अपनी वार्ड को तमाम जितनी भी खाने की चीज़ें इस वक्त अरूज पे पहुंच चुकी हैं और कांग्रेस बेरोज़गारी, रिश्वतखोरी, जो कीमतें बढ़ रही हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है आज मैदान में जा रही है और अपने तमाम वोटरां से यही अपील करेगी कि अगर इस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार पार्टियां हैं उनको सबक सिखाना है तो म्यूनसिपल इलेक्शन में जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ख़ासकर वार्ड नंबर 12 से जो हमारे संजीव कुमार विकी जी हैं, इनको कामयाब बनाएं। आज तक हमने एक ही फॉर्म जो है वो रिसीव किया है। इसी तरीके से जो वार्ड नंबर 11 है उसकी टैली इस तरह से है कि टोटल जो इशू हुए हैं आज तक 3 और टोटल रिसीव्ड जो हैं वो 1 है। इसी तरीके से वार्ड नंबर 10 का 4 जो हैं वो इशूड हुए हैं अभी तक और 2 रिसीव्ड किए हैं, और वार्ड नंबर 9 के 4 इशू किए हैं और 1 रिसीव किया है हमने। इधर कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाब में पार्टी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के कारकुन बड़ी तादाद में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक एमएलए राधे श्याम शर्मा समेत बीएसपी और बीजेपी के कई कारकुनान ने कांग्रेस की रुकनियत अख्तियार कर ली। देखिए, ये एक ट्रेंड है। ये बहुत ही सीनियर लेवल के साथी थे जिनके लिए हमने यहाँ आपको दावत देकर ये ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर को एक सम्मान होता है। यूं तो इस तरह के ज़मीनी सतह पर बहुत लोग हैं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर रुख किए हुए हैं, क्योंकि अब उनको साफ साबित हुआ है कि देश में भी और खासकर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी के अलावा और कोई संभालने वाला नहीं है। मीर साहब, ये जो इलेक्शन है निकाय के, ये मोहल्ले के इलेक्शंस होते हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे और आपको उम्मीद क्या है कि आप बीजेपी को कितना आप एक टफ चैलेंज समझते हैं? देखिए, मुद्दे साफ क्लियर है कि यहाँ पर अभी पिछले 5 साल से 4.5 साल से तकरीबन बीजेपी और नॉन कांग्रेस सरकारें थी। उनको जनता ने एक भरपूर मौका दिया, मैंडेट दिया, और जिन चीज़ों पर उनको मैंडेट मिला था उनकी डिलीवरेंस बिल्कुल ज़ीरो रही।
चाहे वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहा हो, चाहे वो उनकी एश्योरेंसेस हो, उसमें जनता ने उनको अपनी कचहरी में बिल्कुल फेल करार दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जितना कहती है उतना करके दिखाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है आज निकालने जा रही है? हम जहां तक जम्मू कॉरपोरेशन की बात है, हम तकरीबन आज शाम तक 75 में से 60-65 लोगों का आज लिस्ट तकरीबन रिलीज करेंगे। बाकी जो 8-10 है उसमें माइनर क्लियरिफिकेशन है जो ग्राउंड से आनी थी। अगर वो भी आज आता है तो हम 100% निकालेंगे, अगर नहीं तो बाकी 10 सीटों का कल निकलेगा, बाकी 60+ सीटों का आज आपको फैसला मिलेगा। बीजेपी में पैसा लेकर सीटें दी हैं, इस तरह का हमेशा दावेदारी ज्यादा होती है इन तरह के इलेक्शंस में, तो कितना आप टफ समझते हैं वर्कर्स को समझा पाना? हमने यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा, क्योंकि हमारे सामने विनेबिलिटी फर्स्ट है, क्रेडिबिलिटी सेकंड है, और ट्रांसपेरेंसी हमने नीचे से लाई। वार्ड कमेटियों ने जो वहाँ रिफ्लेक्ट किया, ब्लॉक कमेटियों ने प्रोसेस किया, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने उसको क्रॉस चेक किया, अल्टीमेटली स्टेट उसी हिसाब से फैसला कर रही है जो नीचे जनता ने दिया है। तो उस जनता के फैसले को हमने अगर ऑनर किया, हमें उम्मीद है जनता अपने दिए हुए फैसले को खुद भी ऑनर करे और अच्छा। कांग्रेस कितनी सीटें देखती है? 75 में से कितनी सीटें जम्मू खासकर निकायों में लेगी? मैंने कहा कि मैं फिगर तो नहीं बताऊंगा, मगर ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट जम्मू कॉरपोरेशन में आपको कांग्रेस के हक में देखने को मिलेंगे। इसी तरह बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी बल्दिया इंतखाब के लिए टिकट मांगने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रियासती सदर के मुताबिक उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है उनकी नाराजगी जाहिर होने लगी है। पार्टी ऑफिस में इन लोगों ने रियासती क़यादत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि बरसों तक पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद बाहर से आने वालों को टिकट दिया जा रहा है। ये बच्चा 22 साल से ये बच्चा काम कर रहा है, पार्टी के पीछे इसने पूरी अपनी जान दे दी। अपने इसके फादर साहब भी इसके पार्टी में ही थे। तो क्या पैसा लिए हैं? पैसा ये तो हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते, उनको ही पता। अंदर की बात है, अंदर की बात हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस के लिए मैंने दिन रात एक करके रख दिया। अब अगर पार्टी मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगी तो ये मेरा यूं देखेगा, हम क्या बात करेंगे। तो कांग्रेस कारकुनान में भी कहीं ना कहीं नाराजगी, और कल हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी खासतौर से खातून विंग की कई कारकुन नाराज थे टिकट ना मिलने से। आज कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, और वही इल्जाम कांग्रेस में भी लग रहा है कि पैसा देकर के टिकट बांटा गया। सीधे तौर पर रियासती सदर को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। तो दोनों सियासी जमातों में यही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। अब देखना होगा कि कैसे ये मुतमईन कर पाते हैं अपने कारकुनान को। हिंद और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा की मुमकिन मुलाकात न होने से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मायूसी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर मुस्बत रवैया अख्तियार करते हुए हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा की मीटिंग की मंजूरी दे दी थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से अंदर सरहद और वादी कश्मीर में जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं उसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने इस मुलाकात को रद्द करने का फैसला किया है। हुकूमत हिंद का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। आज भी एक मौका आया था कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर मिलने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसका हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने कहा कि ये इन वाक़ात के होते हुए बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी पिक्चर के लिए हमें छोटी चीज़ों का शिकार नहीं होना चाहिए। एक बड़ी पिक्चर ये है कि जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाएगी उतना दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। तो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स बात करेंगे, तो हमने उसका बड़ा वेलकम किया था, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सस्टेनेबल, कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल एंगेजमेंट दोनों
कंट्रीज़ के दरमियान जो होगी वो यहाँ के लोगों के हित में है, साउथ एशिया के लोगों के हित में है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है उसकी वजह से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। तो हमने इसका वेलकम किया था। और लेकिन आज जो दुखदायक बात है कि जो इन्होंने जो कॉल ऑफ किया है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी ऐसे जो इक़दामात से परहेज़ करना चाहिए था कि जिसकी वजह से जो है ये प्रोसेस आज डिलेल हो गया। और डोडा में एक सड़क हादसे के दौरान 4 अफराद जान बहक हो गए। इस हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए। यह हादसा गांदोह से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कालगुसार छंगा रोड पर पेश आया। जख्मियों को पहले गांदोह वाक़े सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहां पर शुरुआती मरहम पट्टी के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे की वजूहात का भी इल्म नहीं हो पाया। हलाक होने वालों में 3 खवातीन और एक 16 साला नौजवान था। यहाँ पर बहुत ही आग थी, हम करते क्या, फिर मैंने बच्चों को लिया और बीच में आगे आग बुझाई। हम यहाँ पर बहुत डेंजर था, हम करते क्या, ये हमारी प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी, इनसे ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है और इसी से एयर भी साफ रहती है, वाटर भी साफ रहता है, वाटर सप्लाई जो होते हैं, इसी से हम मौसम का मजा उठाते हैं, इसलिए हमने इसको बचाने की कोशिश की। और जल्द ही श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए इस स्टेडियम को अब बैनुल-अक़वामी सतह का फुटबॉल स्टेडियम बनाने की बात कही है, जिसकी तमाम सहूलियात जिसमें फीफा के मेयार के मुताबिक होंगी। फुटबॉल स्टेडियम की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसकी तामीर नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन करेगा। खबरों के मुताबिक स्टेडियम का काम पूरा करने के लिए 1 साल की मुद्दत मुतय्यन की गई है। उम्मीद की जा रही है कि 1 साल बाद यह स्टेडियम बैनुल-अक़वामी सतह के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। मैचेस के साथ साथ स्टेडियम में नौजवान खिलाड़ियों की कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए तमाम सहूलियात फराहम होंगी। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक स्टेडियम में बैक वक्त 18,000 नाजरीन के बैठने का इंतजाम होगा। स्टेडियम की मौजूदा पवेलियन की तौसी के साथ ही वीआईपी और वीवीआईपी लाउंज की भी तामीर होगी, जिसमें कि 500 वीवीआईपी और वीआईपी की बैठने की जगह होगी। इसके अलावा स्टेडियम आने वाले रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। पार्किंग और लाइटिंग का निजाम भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। फुटबॉल पिच तैयार करने के लिए माहिरीन की मदद ली जाएगी। मकामी लोगों और फुटबॉल खिलाड़ी इस खबर से काफी खुश हैं। तो हर एक एम्यूनिटी ब्लॉक में हमने फूड कोटा अलग से रखा है और टॉयलेट का इंतज़ाम अलग से रखा है, सो दैट इनका इंतज़ाम यहीं से हो और ये यहीं से मैच देख के चले जाए हर कोई। और इसमें और क्या होता है, उसमें हमने यहाँ से एक एक्सटेंशन दिया है, न्यू पवेलियन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक तो शुरू करेगा एग्जिस्टिंग पवेलियन अपना, और उसके साथ हमने एक और न्यू पवेलियन बना रहा है जो फीफा नॉर्म्स फुलफिल कर रहा है सारे, क्योंकि इसमें उतनी स्पेस नहीं थी, तो उसमें हम स्पेस बढ़ा रहे हैं। जैसे कम्युनिटी बॉक्स है, वीवीआईपी बॉक्स है और अपनी ड्रेसिंग हॉल्स हैं, सब कुछ जितना भी चाहिए था हमको, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट नया एक पवेलियन बनाया है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपना ग्राउंड है इसमें हम लगा रहे हैं सिंथेटिक टर्फ, तो इसमें नेचुरल ग्रास रहेगी नहीं। और फ्लड लाइट्स 4 हैं इसमें, क्योंकि जब भी डे नाइट मैच हो तो वो यहाँ पे हम डे नाइट भी कर पाए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होने हैं, उसके लिए फ्लड लाइट जरूरी। 4 फ्लड लाइट्स हम 4 कॉर्नर पे लगा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जितना भी है ये सारा फीफा नॉर्म्स के तहत ही हो रहा है, जितनी भी इसमें डेवलपमेंट हो रही है। बहुत ही बहुत बड़ा स्टेप है यूथ के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है, ताकि यूथ इसके साथ रहे, वाबस्ता रहे इसके साथ। और बाकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा है ये स्टेप। बाहर के जो बंदे वो यहाँ खेलने आएंगे, उस हिसाब से मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है इस तरीके से। तो आपको लगता है कि हमारे जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा इंटरनेशनल लेवल का? हाँ, वो तो ज़रूरी है, बूस्ट तो मिलेगा ही। जब कुछ फीलिंग ही आती है कि कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ग्राउंड है, तो उससे बंदे को एक अंदर से एक्सपोजर मिलता है कि हम कहीं पे अच्छी जगह खेल रहे, एनवायरनमेंट जब अच्छा होगा ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप इंटरनेशनल लेवल पे एक स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे एक स्पोर्ट्स का ये किया जाएगा, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रमोशंस होंगी उससे हमारे जो यहाँ पे लोकल प्लेयर्स है उनका जो करियर का अपॉर्चुनिटी है और जाके बूस्ट मिलेगा एंड उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि और हायर लेवल्स पे खेलने के लिए। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से लेह लद्दाख तक जाने का रास्ता
अब कदरे महफूज होगा। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड और सर्दियों में बर्फीले तोदे गिरने की वजह से जो रास्ते बंद हो जाया करते थे उन्हें रोकने के लिए शाहराह के किनारे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं और बेकन के जरिए दीवार बनाने का काम हारीपुरा से लेकर बालटाल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को जोड़ने वाली ये कौमी शाहराह रियासत की शहरग है। श्रीनगर से लद्दाख तक पहुंचने का यही जरिया है। 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सड़क बालटाल, सोनामर्ग और गागनगीर होती हुई लेह, कारगिल, दराज तक जाती है। हर घंटे सैकड़ों गाड़ियों का गुजर होता है इन रास्तों से। लेकिन ज्यों-ज्यों इन रास्तों की ऊंचाइयों में इजाफा होता जाता है, रास्तों की दुश्वारियां भी बढ़ती जाती हैं। इन दुश्वारियों से पार पाने के लिए ही सड़क के किनारे स्लैब की शक्ल में दीवार बनाने का काम चल रहा है। बेकन की जानिब से कराए जा रहे इस काम में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। पक्के स्लैब की तामीर के बाद राहगीर और मुसाफिर इन इलाकों से बिल्कुल महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। दीवार बनाने का ये काम हारीपुरा से लेकर बालटाल तक चल रहा है। ये सिलसिला ज़ायला तक जाएगा। काम बर्क रफ्तारी से हो रहा है। तामीर के दौरान काफी एहतियात बरती जा रही है। इस तरीके से काम हो रहा है कि मुसाफिरों को परेशानी न हो। स्लाइड आते ऊपर से है और पत्थर से आते हैं, नीचे लेबर का खतरा है, नीचे रास्ते में जो चलता है उनका खतरा है, गाड़ी का खतरा है। अब जहाँ यहाँ स्लाइड आते हैं, बिकन डिपार्टमेंट फटाफट आते हैं, उसे तुरंत आते हैं, उसे जेसीबी लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, बिकन से ये मलबा उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, रोड क्लियर करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो नेशनल हाईवे जो चल रहा है ना, इसमें तो कभी कभी बारिश जब होती है तो उधर स्लाइड आ जाती है, रास्ता तो पूरा बंद हो जाता है। अब बीकन वालों ने अच्छा कदम उठाया कि इसमें दीवार दिया है तो गाड़ियों को भी बहुत राहत मिली है और लोगों को चलने में भी बहुत राहत मिली है। इन दीवारों की ऊंचाई कहीं कहीं 20 से 25 फीट तक है। दरअसल दीवारों की तामीर लैंडस्लाइड से होने वाली दुश्वारियों से निजात हासिल करने के लिए की जा रही है। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड और चट्टानों का खिसकना, जबकि सर्दियों में बर्फीले तोदे का गिरना रियासत के बालाई इलाकों में एक आम बात है। दिनों क्या हफ्तों तक ये रास्ते बंद हो जाते हैं। सड़क के करीब कम ऊंचाई वाले हिस्से से जब जमीन और पत्थर नीचे आते हैं तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को होता है। मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। इन रास्तों से गुजरना एक जोखिम भरा काम होता है, लेकिन दीवार की तामीर के बाद हादसात का अंदेशा कम हो जाएगा। सारा काम बेकन अपने खर्च पर कर रहा है। जब भी बारिश होती थी तो यहाँ ट्रैफिक बंद हो जाता था और चलने फिरने का लोगों का भी हराम हो जाता था, दुश्वारियाँ होती थी। अब बेकन वालों ने जो ये कदम उठाया है, यहाँ पे इसका दीवार दिया है, इससे तो बहुत आराम हुआ है। हाथ से इसमें बड़े बड़े पत्थर आते थे, स्लाइड आती थी, रोड तो ट्रैफिक बंद रहता था। अब तो हम शुक्रगुजार है बेकन वालों के, उन्होंने इसमें अपनी लागत से ये जो दीवार दी है इससे तो राहत मिली। दरअसल सड़कों की तौसीह का काम PMGSY ने शुरू किया था। बाद में इसे बेकन ने टेकअप कर लिया। मकामी मजदूरों को भी इसकी तामीर से खासा फायदा है। उन्हें रोजगार मिल रहा है इन कामों से। बेकन एहलकारों के अलावा सैकड़ों मजदूर और मेसन को हायर किया गया है इस काम के लिए। हम बीकन में काम करते हैं जनाब, देखिए हमको 24 घंटा ये काम चालू, रोड चालू रहती है और इसमें डैमेज होता था, रोड बंद होती थी तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी, तो उसी वजह से हम रात दिन में इसमें काम चालू है और अच्छी तरह से लोग भी आवाम भी खुश है इसमें। यहाँ जो ये काम चल रहा है, ये PMG वालों ने यहाँ रोड कटाई किया था, रोड बनाने के लिए उसने अधूरा छोड़ा था। इसमें स्लाइड आते थे, पत्थर आते थे, हम लोगों ने किया काम, हमने इसमें दीवार लगा दिया। जहाँ जहाँ खतरा होता है, नेशनल हाईवे बंद होता था, हमने इसमें दीवार लगा दिया। काम चल रहा है, जहाँ जहाँ और खतरा है उसमें भी हम दीवार लगा देंगे। दीवार की तामीर के साथ साथ पानी निकासी का भी इंतजाम किया गया है। बेकन की कोशिश है कि सर्दियों की आमद से कब्ल जहां तक मुमकिन हो सके काम को जल्द अज जल्द पूरा कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सेबों की अच्छी पैदावार से गांदरबल के बाकुरा का किसान इस साल काफी खुश है। पूरी रियासत में साबिका साल की बनिस्बत इस साल सेब खूब हुए, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश से बास जगहों पर फसलों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल के बनिस्बत सेब की पैदावार में कदरे इजाफा हुआ है।
कश्मीरी सेब, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और अगर ये नजरों के सामने हो तो फिर क्या पूछना। कुदरत का जम्मू कश्मीर को ये अनमोल तोहफा है। मुकव्वियात में सेब का मकाम सबसे ऊपर आता है। यही वजह है कि कश्मीर में इसे सेब के बजाय मेवा ही कहा जाता है। गांदरबल के बाकुरा का वसी इलाका सेब की काश्त से भरा पड़ा हुआ है। हर बागात में इन दिनों फल तोड़ने का काम चल रहा है। किसानों पर कुदरत इस साल काफी मेहरबान रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर पेड़ पर फल लदा पड़ा है। गुज़िश्ता 1-1.5 माह से पेड़ों से फल तोड़े जा रहे हैं और ये सिलसिला अगले 1-2 माह तक मजीद जारी रहेगा। ये फसल बिना मेहनत के नहीं मिलती। किसानों को इसके लिए काफी मेहनत और प्लानिंग करनी पड़ती है। छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है। उसको ऐसा फल मिलता है जो वक्त पर दवा पाशी की, वक्त पर प्रोनिंग की, वक्त पर खाद इसमें दी, वो दिया, वो उसको ठीक निकलता है। जिसने नहीं किया उसको ऐसा ही फसल मिलेगा। मौसमी हालात बिल्कुल ठीक रही और किसी वो ड्राई मौसम रहा, उसमें थोड़ी सी तरह हो गया, जिसमें इरिगेशन था उसमें अच्छा हो गया, बाकी ठीक रहा, ओवरऑल ठीक रहा। सेब के पेड़ों की भी अपनी खासियत होती है। आम की तरह इसमें भी फलों की पैदावार अल्टरनेट तौर पर होती है, यानी एक साल पेड़ पर खूब मेवे आते हैं और दूसरे साल कम फल आते हैं। इन साल फसलों की बहुतात का नंबर है। कश्मीर की तरह मुल्क में दूसरे हिस्सों में भी सेब की पैदावार होती है, लेकिन जायके के एतबार से कश्मीरी सेबों का कोई जवाब नहीं। इसकी आला क्वालिटी खलीज ममालिक से लेकर यूरोप और अमेरिका तक इंपोर्ट की जाती है। अंदरूनी मुल्क जो सेब बाजारों में मिलते हैं उनमें से तकरीबन 60% सेब कश्मीर के ही होते हैं। रियासत में माश का ये सबसे बड़ा जरिया है। किसानों के साथ साथ लाखों मजदूरों की जिंदगी इससे वाबस्ता है। बिल्कुल, बहुत सारे रोज ये जो खाना बदोश हमारे बकरवाल लोग आते हैं, गुजर है, यहाँ के लोकल है, ब्याह, सब इसमें लगता है। ये सब का अगर ये फ्रूट का काम 100 पैसे है तो इसमें 60 पैसे मजदूरी तबका ही लेता है। इसमें बहुत इन्वॉल्विंग है, बहुत इसके साथ वाबस्तगी है। सेब की खेती को काफी देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर मैन पावर की जरूरत होती है। एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 40 पेड़ की देखभाल के लिए कम से कम 10 अफराद की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि पूरा का पूरा कुंबा इस काम में लगा रहता है। 12 महीना यहाँ काम करते, मजदूरा करते। इसको पहले बूटा को पालते, फिर ये मेवा देते। जब भी देता है फिर मार्च में दवाई लगाते हैं इसको, फिर पैकिंग करते। हमारा रोज़गार भी चलता है, हम दूर से आते हैं बाल बच्चे लेकर, यहाँ बहुत काम चलते हैं। फिर 10-20 आदमी है यहाँ, अलग अलग हमारे बच्चे भी यहाँ काम करते हैं, हमारी बीवी भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। रियासत के जिन अजला में सेबों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है उनमें गांदरबल भी शामिल है। महकमा बागबानी के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1,45,000 हेक्टेयर रकबे में सेब की काश्त होती है। इन साल जिस तरह की पैदावार हुई है उसके पेश नज़र रवा साल में 18 लाख मैट्रिक टन पैदावार होने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इन साल पैदावार में थोड़ा इजाफा हुआ है। बम्पर पैदावार का कुछ सेहरा महकमा बागबानी को भी जाना चाहिए, जो पूरे साल किसानों के साथ मेहनत करता रहता है। उनमें बेदारी पैदा करने के लिए वक्तन फवक्तन वर्कशॉप और बेदारी कैंप का इनेकाद भी करता रहता है। इस साल जो है हमारी प्रोडक्शन अच्छी है माशाल्लाह। तो लेकिन थोड़ा सा जो मैंने पहले कहा कि ये स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने वक्तन फ़वक्तन अवेयरनेस कैंप्स किए और लोगों को बताया कि किस वक्त आप कौन सी दवा पाशी करें, कौन सा न्यूट्रिएंट आप इस्तेमाल करें, फोलियर स्प्रे करें या वक्त पे खादों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, तो जिससे ऐसी कमज़ोरियाँ दूर हो गई और आजकल जो फ्रूट है हमारा बहुत अच्छा है। सेबों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बाकुरा के इस बाग में भी तरह तरह के मेवे हैं। रेड चीफ, सुपर चीफ, रेड वेलोक्स, गोल्डन डिलीशियस, अमेरिकन और ग्वालामास, ये सब सेबों की मुख्तलिफ क्वालिटी है जो मुख्तलिफ दौर से गुजरता है। किसान इसे तैयार करता है, मजदूर इसे तोड़ता है,
फिर ये मंडी में पहुंचता है। वहां इसकी पैकिंग होती है। इस तरह वो रियासत से बाहर की मार्केट में पहुंचता है। हालांकि कुछ जगहों के किसानों को खासा नुकसान उठाना भी पड़ा है। बारामूला के कई इलाकों में बारिश के सबब सेब की फसलों को खासा नुकसान भी पहुंचा। बडगाम, मागम, टंगमर्ग में तैयार फल इसकी नजर हो चुके हैं। ये भी कुदरत का ही एक निजाम है, कहीं खुशी है तो कहीं गम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो सेब की पैदावार तो अच्छी हुई है इस साल, लेकिन फल मंडी के ताजिर और किसान इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खातिर ख्वाह इंतजाम न होने के सबब किसान और फल मंडी के ताजिर खासे नाराज हैं। सोपोर में ग्रोवर फ्रूट एसोसिएशन ने इसके खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। एसोसिएशन का कहना है कि ट्रकों की तादाद कम होने के सबब बाहर की मंडियों में फल भेजने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि हाईवे के कुछ हिस्सों में सिर्फ वन वे ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। एसोसिएशन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि फलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। उधर हंदवाड़ा के किसान सोपोर की तर्ज पर फल मंडी कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस इलाके में अखरोट की अच्छी पैदावार होती है और इन इलाकों में किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से खेती की तरगीब दी जा रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि मेवाजात की पैदावार का क्या फायदा जबकि इलाके में कोई फल मंडी नहीं है। सारे कारोबार जाती और शख्सी सतह पर होता है। सड़क किनारे जहां जगह मिल जाती वहीं किसान मंडी लगा लेता है। वाज़ेह के गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान रियासत में रिकॉर्ड पैमाने पर अखरोट की पैदावार हुई है। अनंतनाग और कुपवाड़ा में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है। महकमा बागबानी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त रियासत में 2.5 लाख टन से ज्यादा अखरोट की पैदावार होती है। जाहिर है कि किसानों और ताजिरों को बेहतर सहूलत फराहम की जाए तो इससे मकामी मईशत को और मजबूती मिल सकती है। तो इस पर हमें उम्मीद होती है साल भर की रोजी इस साल थोड़ा मार्केट इसकी कम है, तो हम चाहते हैं यहाँ मंडी शंडी खुल जाए, शायद बाहर के व्यापारी आएंगे यहाँ तो उससे अच्छा रहेगा यहाँ, नहीं तो हमको अपने नाम पर भेजना पड़ता है बाहर सेब की तरह, तो वहाँ जो मर्जी है वहाँ वो रेट डालते हैं तो वही हमको मिल जाता है। हम चाहते हैं कि ठीक रहेगा। पिछले साल थोड़ा रेट मार्केट ठीक थी, इस साल उससे थोड़ा कम है। तो कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।